बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। इनडाइजेशन यानी कि मैं आज बात करूंगा अपसेट स्टमक पे, और जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, या फिर ये कि आप इसको बदहज़मी भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब नाभ से ऊपर, उसमें आमतौर पे जो है ना वो डिस्कम्फर्ट फील होता है। और कुछ इस तरह के अलामात जैसे थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो गया, या फिर जो है ना आप खाना स्टार्ट करते हैं तो उसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि पेट आपका ज़रूरत से ज़्यादा ही फूलना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये जो इनडाइजेशन है, ये बदहज़मी, ये कई मतलब जो है ना और बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। ठीक है। इनडाइजेशन जो है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और इसकी जो है ना बहुत मतलब इस तरह की सिम्टम, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को एक ही जैसी सिम्टम्स हो। ठीक है। मतलब कुछ डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है। और कभी कभी ये मतलब ऐसे होता है कि डेली सिम्टम्स हो रही हों, या फिर कुछ लोगों में कभी कभी ये इसकी सिम्टम होती हैं। और इसमें फिर इसका जो है ना लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं आगे चल के बताऊंगा, और कुछ मेडिकेशन से जो है ना जो से मतलब इससे वो आप मतलब इससे आराम आ सकता है इंडाइजेशन से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसकी जो है ना सिम्टम डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक पहले शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। तो उम्मीद है आपने देख ली होगी। सिम्टम्स यानी अलामात डिस्कस कर लेता हूँ इंडाइजेशन की। तो इसमें ये होता है कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो आपने अभी पूरा आपने खाना खाया नहीं होता, तो आपको पहले ही ऐसे महसूस होता है कि आपका पेट फुल हो गया, मतलब पेट भर गया। ठीक है। और आप कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप पूरा खाना नहीं नहीं खाते हैं। ठीक है। और ऐसे आपको जो ना फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मतलब ये तो खाने के दौरान हो गया ना, ये मैंने बताया है। ठीक है। खाना खाने के बाद जो है ना उसमें ये होता है कि आपको वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा पेट थोड़ा फूलता ही है जब भी खाना आप खाते हैं, लेकिन ये कि ज़रूरत से ज़्यादा ही इसमें जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा पेट जो है ना वो फूल जाते हैं लोगों का। ठीक है। फिर आपके जो अपर अपडामन है, अपर अपडामन ये है कि जो आपकी ब्रेस्ट बोन है, मतलब जो स्टर्नम बोन है। ठीक है। जो आपके जो जिसके साथ रिब्स जुड़ी होती हैं, उसके नीचे से लेके और जो नाव तक जो हिस्सा है ना, ये अपर एब्डामन हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आपको जो है ना डिस्कम्फर्ट फील होता है, और जो है ना थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत या ज़्यादा मतलब मॉडरेट भी पेन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर यह कि इसके अलावा कुछ लोगों में जो है ना एक ऐसी बर्निंग मतलब जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें पेट में जलन होती है। ठीक है। और इसी एरिया में मतलब पेट के ऊपर वाले से में, तो ये भी सिम्टम हो सकती है। फिर ये कि आपकी जो है ना ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि जो है ना एक आपकी पेट के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें जो ना ऐसे बड़ी टाइटनेस सी, मतलब ऐसे जकड़न सी फीलिंग हो गई है। ठीक है। तो ये सिम्टम इंडिविजुअल भी हो सकती हैं या सिम्टम मिक्स भी हो सकती हैं। फिर यह है कि कुछ लोगों को मतली भी आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, फिर यह कि इसमें कुछ और सिम्टम भी हो सकती हैं जो इतनी ज़्यादा नहीं है होती, जिसमें है कि उल्टी आ सकती है। और फिर वो कुछ लोगों को ये हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम जो है बेल्चिंग मतलब जो है ना डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके अलावा फिर हार्ट बर्न की जो सिम्टम हो सकते हैं, हार्ट बर्न ये होता है कि आपका जो ना जो आपकी जो जलन की जो होती है ना वो फीलिंग, वो आपकी जो चेस्ट के सेंटर में स्टार्ट होती है, और वो जो ना आपके ऊपर गर्दन में जाती है, और फिर या बैक में भी हो सकती है। ठीक है। मतलब खाने के दौरान और खाने के जो ना बाद में। तो ये जो हार्ट बर्न की फीलिंग भी जो ना कुछ कुछ लोगों इसमें हो सकती है। अच्छा, अगर तो थोड़ी बहुत बदहज़मी की इंडाइजेशन की सिम्टम हो तो वो जो है ना आप मतलब उसमें इतनी घबराने की बात नहीं होती। लेकिन ये कि अगर आपको ये सारी सिम्टम जो मैंने बताई हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो ज़रूर आप डॉक्टर के दिखाएं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा शदीद हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी और सिम्टम शामिल हो गई, मिसाल के तौर पे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, या फिर भूख ना लगे। ठीक है। या आपको बार बार उल्टियाँ आना शुरू हो जाएँ, उल्टी के साथ खून आना शुरू हो जाए, आपका पखाना ब्लैक हो जाए, मतलब वो एक तरह का ब्लड उसमें मिक्स हो। ठीक है। या फिर जो है ना आपकी जो आपको खाना जो है ना swallow करने में, ठीक है, वो मुश्किल हो जाए। ठीक है। या आपको इस तरह की बहुत थकावट और वीकनेस फील हो, जिसमें मतलब ये शक हो कि अनीमिया हो गया है, तो उस सूरत में तो आप फिर जल्दी जो है फौरी तौर पे आप डॉक्टर को दिखाएं।
इसके अलावा जो है ना कि अगर कभी कभी ये भी कुछ लोगों को होता है कि जो है ना उसमें सांस का वो उनका सांस फूल सकता है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, या चेस्ट पेन आ सकता है जो ऊपर आपकी जॉ और बिना नेक में जा सकता है। लेकिन ये जो सिम्टम मैंने बताई है ना कि ये आमतौर पे हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो इस तरह की सिम्टम जो है ना वो आपको तो उस फौरी तौर पे दिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको चेस्ट पेन और एक्साइशन भी फील हो रही है, इवन कभी कभी हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि जैसे वो लगता है कि इनको बदहज़मी और इस तरह की जो बर्निंग और इस तरह मैदे की प्रॉब्लम है, लेकिन होती हार्ट की है। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल आप रिस्क ना लें, ठीक है। आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सिम्टम मिक्स होती हैं। तो मेरे चैनल का यही मकसद है कि आपको सारी जो मालूमात है जो बेसिक एक मतलब आम इंसान को पता होनी चाहिए वो आपको बताऊँ, ताकि आपके ना मतलब ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ों से आप जो है ना बच सकें, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कि इसकी कॉज यानी क्या वजूहत होती हैं इंडाइजेशन की। इसकी तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। आम तौर पे जो सिंपल जो इंडाइजेशन है वो आपकी लाइफस्टाइल और जो है ना जो आपका होता है मतलब मिसाल के तौर पे कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं। मतलब ये फिर यह है कि कुछ ऐसी फूड्स लेते हैं तो इस वजह से होती है। तो जो ये जो नॉर्मल जो मतलब ये जो मतलब नॉर्मल क्या मतलब इस मतलब जो इंडाइजेशन जो इतनी डेंजरस नहीं होती, उसमें यह है कि कुछ लोगों को ये होता है कि जो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे खाना बहुत मज़े का उनको लग गया तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया तो ज़ाहिर बदहज़मी हो सकती है। इसके अलावा फिर जो लोग स्पाइसी फूड्स खाते हैं, फैटी या ग्रीसी फूड्स खाते हैं, ठीक है। और फिर जो लोग ज़्यादा कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब वो ड्रिंक्स में, या फिर कुछ लोग जहाँ पे इवन वेस्टर्न कंट्री में यहाँ पे अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, या जो है ना चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। तो वो जो है ना ये जो आम जो इंडाइजेशन होती है ना उसकी वजह मतलब इसकी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसकी वजूहत होती हैं। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, हमारा सिगरेट सिगरेट जो है ना पीते हैं उनका जो है ना वो ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो सकती है। स्मोकिंग पे मेरी बड़ी अच्छी एक वीडियो है और वो जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि हम अक्सर मेडिकल में अपना एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें बहुत जल्दी लोग स्मोकिंग को छोड़ देते हैं। तो वो बड़ी मज़े की वीडियो है, वो आप जो है ना ज़रूर देखिएगा। मैं जब वीडियो की बात करता हूँ ना कि ये वाली देखिएगा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में राइट पे जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो आमतौर पे उसी वक्त आ जाता है ना। तो वो उधर से आप क्लिक करके वो वाली वीडियो जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो लोग एनजाइटी का शिकार हैं, मतलब किसी टेंशन का शिकार हैं, उनको जो है ना ये इस तरह की बदहज़मी की फीलिंग हो सकती है। फिर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर कोई पेन रिलीवर हैं या आयरन सप्लीमेंट्स हैं, वो उसकी जो एक साइड इफ़ेक्ट कह लें उसकी वजह से भी ना ये इस तरह की इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एक कंडीशन होती है मेडिकल में जिसको हम कहते हैं फंक्शनल या नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, जो है ना वो एक कंडीशन होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उससे जो है ना IBS उससे जो है ना आमतौर पे उसका जो लिंक होता है, ठीक है। और ये जो है ना ये बहुत एक तरह की जो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया ना फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये एक बहुत कॉमन रीज़न है इंडाइजेशन की, ठीक है। तो जो IBS से मुझे याद आया कि IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। तो उस पर भी मैंने बड़ी मालूमाती वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि कुछ और ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंडाइजेशन होती है। मतलब यह है कि आपकी स्टमक जो है ना एक इन्फ्लेमेशन अगर होगी जिसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, तो वो भी इसकी वजह से ये इंडाइजेशन हो सकती है। पेप्टिक अल्सर जो है जो मतलब मैदे के अल्सर, ठीक है, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो सकती है। फिर सीलिएक डिजीज़ एक बीमारी होती है जो पेट की, ठीक है, तो वो उसकी वजह से हो सकती है। फिर जो आपके अगर पित्ते में पथरी वो गॉल स्टोन हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है। फिर पेंक्रियाज जो आपका लबलब है उसकी इन्फ्लेमेशन पेंक्रियाटाइटिस जिसको बोलते हैं, उस पे वजह से उसकी वजह से हो सकती है। स्टमक का कैंसर खुदा न खाता हो जाए, ठीक है, या आपकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाए, ठीक है, या फिर आपके इंटेस्टाइन जो आपके आते हैं उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाए जिसको इंटेस्टाइनल इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी ये इंडाइजेशन होती है। शुगर वाले मरीज़ों को मतलब डायबिटीज़ डायबिटिक्स को हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। फिर जो ख़वातीन प्रेगनेंट होती हैं उनमें भी
इंडाइजेशन की वो चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स हो सकती हैं। तो ये जो मैंने अभी बीमारियों का जो नाम लिया है ना, मिसाल के तौर पे ये जो सीलिएक डिजीज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, पैंक्रियाटाइटिस जो ना, जो इसका डायबिटीज़, थायराइड, इन सारों पे ना इस चैनल पे बड़ी मालूमाती वीडियो मौजूद हैं उर्दू और इंग्लिश में। तो वो आप सारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो हेल्थ चैनल उबैद पीपी है, ये बेसिकली आवाम के अंदर आगाही पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसी बीमारियों की सही तरह मालूमात हो तो आप ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हेल्थ नॉलेज प्रोवाइड करना मेरा एक तरह का मिशन है। ठीक है, इस चैनल के ज़रिए। अच्छा, फिर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आमतौर पे जो इसकी बहुत इंडाइजेशन की सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बीमारी की वजह से हो तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो अगर सिंपल से इंडाइजेशन हो, मिसाल के तौर पर ओवर ईटिंग की वजह से, तो आपका ज़ाहिर है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, और फिर यह कि कुछ लोगों में ज़्यादा बदहज़मी की वजह से वो अपना काम या स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके वो मिस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो हम जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो ज़ाहिर है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पूरी उसकी हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिज़िकल उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर तो माइल्ड किस्म की इंडाइजेशन है, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो फिर जो है ना उसके मुताबिक हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यह है कि अगर कुछ ऐसी सिम्टम हो जैसे वेट लॉस हो या बहुत ज़्यादा बार बार उल्टी आ रही हो, तो फिर ज़ाहिर है उसको और ज़्यादा तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो अगर तो आपकी ये जो इंडाइजेशन है अचानक स्टार्ट हुई है और आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं और आपकी एज ज़्यादा है, लेट से 55+ हैं, तो फिर यह कि हम उसमें फिर टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया जिसमें अनीमिया का चेक कर सकते हैं, या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट होता है जिसमें जो ना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर के साथ आम एसोसिएटेड होता है, इसकी वजह से इंडाइजेशन होती है। ठीक है, एच पाइलोरी जो है ना, ये मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। ये तो पाकिस्तान में और हमारे एशियन कंट्री में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनमें अक्सर मैं अपने पेशेंट को बताता होता हूँ कि आपकी जो मैदे की जलन दो किस्म की होती है, एक मतलब जरासीम वाली और एक बगैर जरासीम वाली। तो ये जरासीम जो एच पाइलोरी है, इसके जो ना ये ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी कई कई सालों तक ये साइलेंट रह सकता है, लेकिन कभी कभी ये ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन का काज करता है। ठीक है, तो एच पाइलोरी पे जो है ना जो मैंने इसी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो वो जो है ना आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी मालूमात एच पाइलोरी के जो बैक्टीरिया और कैसे मैदे की वो सिम्टम काज करता है, तो वो उसमें बताई गई हैं और इलाज भी बताया गया। ठीक है, फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में जब आपकी जो है मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोई आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में abnormalities हैं, तो ख़ासतौर पे ज़्यादा एज के लोगों में या परसिस्टेंट सिम्टम हो रही हैं, तो फिर एंडोस्कोपी वगैरह भी कराई जा सकती है। ठीक है, और कुछ लोगों में इवन ज़्यादा मतलब डायग्नोसिस अगर मुश्किल हो तो फिर CT स्कैन वगैरह या एक्सरेज वगैरह भी कराई जा सकती है। मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर इस तरह की कॉज मतलब हो इंडाइजेशन की। अब आ जाते हैं कि जो हम इंडाइजेशन के पेशेंट्स को हम ट्रीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें यह कि आमतौर पे जो इतनी जो मामूली किस्म की इंडाइजेशन होती है, इसमें तो लाइफ स्टाइल चेंजेस से भी वो आपको इससे आराम आ सकता है। उसमें यह कि जो भी ऐसी जो खुराकें हैं जो जो मतलब जो स्पाइसी फूड उस तरह की चीज़ें हैं जो आपको इंडाइजेशन को ट्रिगर करती हैं, मतलब इसका बहस बनती है, उनसे आप परहेज़ करें। और फिर यह कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो थोड़ा थोड़ा खाना 5-6 दफ़ा दिन में खा लें, बजाय कि वो आमतौर पर ये रूटीन है ना हमारे एशियन कंट्रीज़ में कि 3 टाइम का खाना और वो इकट्ठा वो मतलब ज़्यादा एकदम से वो खाना खा लेते हैं, 3 टाइम पे फिक्स किए हुए हैं। तो उससे बेहतर है ख़ास तौर पे जो इंडाइजेशन के पेशेंट्स को कि वो आप बेशक 5-6 दफ़ा दिन में खा लें, लेकिन वो जो है ना छोटा थोड़ा थोड़ा खाना करके खाएं। ठीक है, फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं या कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको इस चीज़ से परहेज़ करें। फिर जो कुछ जो पेन किलर जैसे कुछ लोग एस्प्रिन का यूज़ करते हैं, ब्रोफिन यूज़ करते हैं, नेप्रोक्सन सोडियम वगैरह, मतलब मुख्तलिफ़ कंडीशन के बारे में के लिए यूज़ करते हैं, तो वो अगर तो कोई मतलब है आप उसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन इन चीज़ों से आपका स्टमक अपसेट कर सकता है। हाँ, ये है कि अगर किसी बीमारी की वजह से आप पेन किलर ले रहे हैं तो ज़ाहिर है आप डॉक्टर से मशवरा करेंगे, आपको इस वजह से इंडाइजेशन हो रही है तो उसका क्या हल हो, तो वो आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है। ठीक है,
तो ज़ाहिर है फिर आप जो है मैंने बताया ना कि जैसे मतलब कोई पेशेंट को इस तरह का एस्प्रिन से या इस तरह की ब्रूफिन से एलर्जी है तो उसकी फिर जो थोड़ी सेफ मेडिसिन है, ठीक है, वो वो भी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, तो वो आप डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है जो स्ट्रेस एनजाइटी की जो प्रॉब्लम की वजह से जो है ना ये हो सकती है, तो आप स्ट्रेस एनजाइटी को कंट्रोल करें। मेरी इस चैनल पे स्ट्रेस एनजाइटी के बारे में तो काफ़ी वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो मतलब ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अभी बताई हैं उससे के बावजूद आपकी सिम्टम परसिस्ट करती हैं, तो फिर यानी कि जो आमतौर पे ओवर द काउंटर ही एंटासिड्स मिल जाते हैं, उससे आपको आराम आ सकता है। फिर इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, ठीक है, जो आपका स्टमक एसिड को रिड्यूस करते हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों को हार्ट बर्न की सिम्टम होती है इंडाइजेशन के साथ, ठीक है। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे नेक्सियम वगैरह जो मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओमेप्राजोल जो मेन इसकी जो मेडिसिन है, उसके फिर आगे डिफरेंट वो आ गए हैं कंपाउंड मरकबात आ गए हैं जो लेटेस्ट, जैसे एस ओमेप्राजोल है, जैसे जिसको नेक्सियम जो मार्केट में आता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है इस इंडाइजेशन और हार्ट बर्न के लिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं, ठीक है, जो जैसे मिटिडीन और इस तरह की रेनिटिडीन वगैरह, वो इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। प्रोकाइनेटिक्स मेडिकल मेडिसिन आती हैं, जो अगर जिन लोगों को ख़ास तौर पे जो स्टमक जिनका स्लो एम्प्टी होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये ना कि अगर आपको एच पाइलोरी की प्रॉब्लम की वजह से इंडाइजेशन हो रही है, तो आप फिर एंटीबायोटिक का वो पूरा कोर्स करना पड़ेगा, जो मैंने उस वीडियो में एच पाइलोरी वाली में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये कि अगर आपको एनजाइटी या इसकी वजह से इंडाइजेशन हो रही है, तो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एनजाइटी मेडिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपको मतलब एक तरह का पेन का जो सेंसेशन है वो उसमें कम कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये कि थोड़ा मैं लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बता दूं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप मतलब फ्रीक्वेंट खा लें, मतलब बजाय 3 दफ़ा का एकदम से ज़्यादा खाने के 4-5 दफ़ा आप खाना खा लें थोड़ा थोड़ा करके। फिर जो स्पाइसी फैटी फूड से परहेज़ करें, ठीक है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये जो कैफ़ीन, अल्कोहल और स्मोकिंग जो है ना, जो उनसे आप बचें। अपने में वेट को हेल्दी रखें, ठीक है, क्योंकि जब आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपके पेट पे वो दबाव डालेगा, ठीक है। आपके जो मतलब पेट में चर्बी ज़्यादा होगी तो मैदे के ऊपर पुश करेगा, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपका जब मैदा ऊपर जाएगा तो फिर वो एसिड ऊपर आपके खुराकी नाली में जा सकता है, तो जिसकी वजह से ये हार्ट बर्न की सिम्टम हो सकती हैं। फिर एक्सरसाइज आप रेगुलरली करें ताकि आपको जो है ना एक्स्ट्रा वेट और जो है ना वो ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा वेट है तो वो आपका कम हो जाए, ठीक है। और इसकी वजह से जब आप लोग एक्सरसाइज अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो उससे आपकी डाइजेशन भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। फिर यह कि आप अगर कोई लाइफ में स्ट्रेस है तो उसको दूर करें। स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग है, मेडिकेशन वगैरह, योगा, जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताई हुई हैं, तो वो आप जो है ना वो उस पर वो अमल करें, ठीक है। और अपनी नींद पूरी लें, ठीक है, क्योंकि अगर नींद आप सही ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है। और फिर जो मैंने बताया ना कि जो पेन लीवर होते हैं जिसकी वजह से जैसे ब्रूफिन वगैरह या किसी वजह से आपको खानी पड़ रही है, तो आप इसी वजह से अगर बदहज़मी होती है, इंडाइजेशन होती है, तो आप डॉक्टर से कह के उन मेडिसिन को चेंज करवा सकते हैं। बाकी अल्टरनेटिव मेडिसिन जो यूट्यूब पे बैठे होंगे ना, नीम हकीम और ख़तरा जान टाइप के, वो बड़े आपको देसी टोटके बताते हैं, ये है वो है। तो कुछ हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है ना वो ऐसे ही वो एक तरह का डेंजरस है, ख़ास तौर पे जब आप इस तरह के जो मतलब नीम हकीम वाले टोटके हैं ना, और वो नेचुरल और हर्बल मेडिसिन के नाम से वो ऐसे प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो है ख़ास तौर पे अगर आप किसकी उसके साथ मतलब अल्टरनेटिव क्या, जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने भी दी है, कुछ लोग तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो डॉक्टर ने भी मेडिसिन दी है वो भी इस्तेमाल करें और साथ साथ हकीमाना नुस्खे भी ट्राई करते हैं, तो ये तो बहुत क्योंकि एक रिस्क की बात है, क्योंकि वो जो आप देसी जो हर्बल और इस तरह की चीज़ें अगर आप मेडिकल मतलब उस तरह से मिक्स करते हैं मेडिकल की दवाइयों से, तो वो उसके डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमेशा अगर आपने कोई देसी या नुस्खा और इस तरह इस्तेमाल भी करना हो, तो हमेशा आप जिस डॉक्टर से क्वालिफाइड डॉक्टर से जिसके ट्रीटमेंट ले रहे हो
उससे भी मशवरा करके वो इस्तेमाल करें। तो इसमें जो इंडाइजेशन, जो सिंपल इंडाइजेशन होती है, जो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा वो जिसकी मतलब कोई मतलब ख़तरनाक, जिसके साथ कोई बीमारी नहीं लगी होती, जो सिंपल सी जो इंडाइजेशन होती है, उसमें फिर कुछ थेरेपीज़ का जो हर्बल मेडिसिन का रोल है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे प्लेन जो पेपरमेंट होता है, ठीक है, या पेपरमेंट का कम्बिनेशन और कैरावे ऑयल का कम्बिनेशन है, और एक जापानीज़ फार्मूला है रिकुन शीटू का जो कम्बिनेशन है, वो थोड़ा बहुत इसमें मददगार साबित होता है। फिर एक STW5 जो आईब्रो गैस के नाम से एक लिक्विड सप्लीमेंट आता है, जिसमें कुछ 8-9 हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। तो उसमें वो गैस्ट्रिक एसिड को मतलब मैदे की तबीयत कम कर सकती है, ठीक है। फिर चाइना की एक जो टेक्निक आकुपंचर, ठीक है, उसमें यह है कि जो पाथ नर्व का जो पाथवे ब्लॉक कर सकती है, जो मतलब जो नर्व आपकी पेन सेंसेशन कैरी करती है ना, तो उसमें ये जो है ना, ये थोड़ी हेल्प हो सकती है। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर करवा रहे हैं, जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जो मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में बताई हुई हैं। CBT और हिप्नोथेरेपी जो है वो कुछ लोगों में ये मददगार साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो इसके बारे इंडाइजेशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आपके कोई ज़हन में क्वेश्चन है तो ज़रूर पोस्ट कीजिए। और मेरे इस चैनल उबैद बीबी पे मैंने हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या दोस्त को कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसकी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं की, तो आप कमेंट्स में ज़रूर आप पोस्ट करें। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह मैं उस बीमारी के मतलब ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।